गुड इवनिंग। वॉइस आ रही है? ठीक है। वॉइस क्लियर है। ओके। तो सब लोग ऐड हो चुके हो? लगभग 80, 78, 79। चलो लगभग ऐड हो ही चुके, जिसको ऐड होना है शुरू करते हैं। हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में पहले जो पढ़ा हमने वो गुलाम वंश के बारे में। दिल्ली वंश पे, दिल्ली सल्तनत में जिसका शासन है वो गुलाम वंश का है ना। तो गुलाम वंश में कुछ मेन मेन शासक हुए जिसको आप लोगों ने देखा। पहले अगर हम लोग देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट शासक अगर है तो इल्तुतमिश। फिर बीच में एक रजिया सुल्तान। और फिर लास्ट में जो इम्पोर्टेंट शासक है वो है बलबन। ये चार महत्वपूर्ण शासक हैं जो जिनको हमको हिस्ट्री में ध्यान रखना होता है। ठीक है। और बाकी और भी हैं लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं, तो उनके नाम केवल याद रख सकते हो। और ये हम पीछे बात कर चुके हैं। अच्छा, ये लोग कौन हैं? मतलब अगर हम बात करें कि ये जो नाम पढ़े हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और ये सब जो हैं, ये कौन है? कहाँ से आए हैं ये लोग? आइडिया कुछ? ये जो गुलाम वंश के लोग हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और ये सब हैं, इन लोग को हम कौन से सुल्तान कहते हैं? तुर्क सुल्तान। ठीक है, तुर्क सुल्तान। तो ये तुर्की लोग हैं। तुर्क की कहानी हम पहले ही बता चुके हैं, तो अब कंफ्यूजन वफ्यूजन तो कुछ है नहीं किसी को। सब पहले ही कहानी क्लियर है सारी। हाँ या ना? तो पीछे की सारी कहानी आप लोग को क्लियर है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए हमने बताया था। अब बीच का कुछ भूलोगे अगर तो आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी, इसलिए रिवाइज करते रहना। तो अब क्या बात होती है कि लास्ट जब हम देखते हैं जो ताकतवर शासक है गुलाम डायनेस्टी का, वो है बलबन। ठीक है, जो ताकतवर है, जो मेन है। बलबन जब मरता है 1286 और 87 के आसपास, जब उसकी मृत्यु होती है, तो फिर से वही अव्यवस्था उत्पन्न होती है कि शासक कौन बनेगा। क्योंकि अब बलबन के बाद कौन बने समझ में नहीं आ रहा था। रीजन, क्योंकि उसका जो एक पुत्र था महमूद, शहजादा महमूद जिसे कहा जाता है, वो मंगोलों से लड़ते हुए मर गया था। ठीक है। तो 1279 या 80 के आसपास मंगोलों से लड़ते हुए वो मर गया था। मतलब लड़ाई हुई थी, उसमें मर गया था वो महमूद। तो एक बेटा तो चला गया था बलबन का। दूसरा एक बेटा था बुगरा खां। एक और बेटा था बुगरा खां कहते हैं उसे। वो बुगरा खां जो था एक्चुअल में बंगाल और बिहार की तरफ शासन कर रहा था। और जब बलबन की मृत्यु होती है तो वहाँ के जो अमीर लोग रहते हैं दिल्ली के, वो बुलाते हैं बुगरा खां को कि तुम आओ दिल्ली पे शासन करो। बुगरा खां मना कर देता है, कहता है नहीं, मैं बंगाल और बिहार से ही शासन करूंगा। तो वो वहीं पे शासन करता है, तो दिल्ली की सीट फिर से खाली रहती है। अब समझ में नहीं आ रहा कि बैठाए किसको जाए, तो कैकूबाद को बैठाया जाता है जो उसका पोता है। ठीक है, बलबन का। तो कैकूबाद को बैठाया जाता है, बट कैकूबाद भी बहुत दिन नहीं रह पाता। और फिर एक आता है क्यूमर्स। क्यूमर्स भी लगभग 1290 में ही उसको मार करके जलालुद्दीन खिलजी। अब जो लास्ट इसमें है वो है क्यूमर्स, जो शासक है गुलाम डायनेस्टी का। इसको मारेगा जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी इसको मार करके बैठेगा गद्दी पर, और यहाँ से नींव पड़ेगी खिलजी वंश की। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम खिलजी वंश की। किसकी बात करेंगे? खिलजी वंश। यानी गुलाम के बाद आने वाला है खिलजी वंश। ठीक। खिलजी कौन है? ये प्योर तुर्किश नहीं है। खिलजी प्योर तुर्किश नहीं है। ये इनको कहा जाता है अफगानी तुर्क। मतलब बहुत पहले लोग तुर्क से आए रहे होंगे और अफगान में आके बस गए होंगे, तो ये लोग अफगानी तुर्क कहे जाते हैं। कई इतिहासकार इनको गैर तुर्क भी कहते हैं, बट सही नहीं है, ये अफगानी तुर्क है।
ना तो पूरी तरीके से तुर्क थे और ना पूरी तरीके से अफगानी थे, तो इनको अफगानी तुर्क कहा जाता है। अच्छा, खिलजी भारत कब आए थे? तो खिलजी के भारत आने का एक एग्जाम्पल मिलता है जब मोहम्मद गोरी तराइन का पहला युद्ध हारता है, और जब वो भागता है तो उस समय खिलजी सवार ने ही उसकी जान बचाई थी। तो जब वो युद्ध भूमि से भाग रहा था तो कोई घुड़सवार था जो खिलजी था और उसने उसको बचाया था। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग थे, कोई रहा होगा। तो एक एग्जाम्पल ये मिलता है। और मुख्य रूप से जो खिलजी आए थे वो इल्तुतमिश के समय आए थे। जब इल्तुतमिश आया था तो उस समय कई सारे खिलजी जो है भारत में आए थे। ठीक है, तो ये उस समय की कहानी है। लेकिन खिलजी उस समय सत्ता पे इसलिए नहीं बैठ पाए क्योंकि तुर्कों का बोलबाला था, तो वही लोग बैठते थे। तो खिलजियों को क्या होता था, सेना में भर लिया जाता था और कुछ महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें भेज दिया जाता था। ये इस तरह से चल रहा था। लेकिन जब बलबन की मृत्यु होती है तब इन लोग को लगता है कि अब हमारे पास मौका आ गया है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। तो उसमें से निकल के आता है जलालुद्दीन खिलजी, जो सुल्तान आता है बाहर, जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी क्यूमर्स को मार देता है, जो कैकुबात के बाद बैठता है तो क्यूमर्स की हत्या कर देता है और वो सत्ता को हथिया लेता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान है जो बहुत ही उम्रदराज है। लगभग ये बैठता है 70 साल की उम्र में। बूढ़ा था ये जब इसने गद्दी संभाली है, नहीं तो बाकी जो सुल्तान है वो लगभग अपने यंग एज में भी बैठते थे। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी एक ऐसा सुल्तान है जो बहुत मतलब लगभग 70 साल की उम्र में बैठा है। तो आप जानते हो कि जब 70 साल की उम्र में बैठेगा तो जिएगा कितने दिन और शासन कितने दिन करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसके साथ भी वही कहानी रही। 1290 में एक गद्दी में बैठता है जलालुद्दीन खिलजी और 1296 में ये निपट जाता है। तो 1290 से 1296 6 साल का इसका शासनकाल रहता है जलालुद्दीन खिलजी का। समझ गए सब लोग? खिलजी की कहानी समझ में आई कि खिलजी सत्ता पे कैसे बैठे हैं? हाँ या ना? जग रहे हो? दोपहर में भी जग रहे हो ना सब लोग? हमें बहुत नींद आ रही थी लेकिन दिमाग में चल रहा था क्लास लेनी है क्लास लेनी है, सो ही नहीं पाए। असल में थक गए थे, फिर भी हम आए और थोड़ी देर लेटे, लेकिन उसके बाद फिर रहता है हमें पता नहीं पढ़ाने का क्या है, नहीं पढ़ाना है भाई। अब ऐसा वाला हमारा खेल नहीं, हम सो जाते हैं आराम से और कहते ठीक है कोई बात। बट जब ये हमने कहा कि नहीं क्लास लेनी, तो हमें हिस्ट्री पढ़ाने में बहुत मजा आता है। कोई पढ़ने वाला हो ना, बहुत मजा आता है बहुत। तो हाँ, तो अब इसमें क्या हुआ कि जब ये जलालुद्दीन खिलजी बैठा, इसकी कहानी बताएंगे जलालुद्दीन खिलजी की। अभी इसको रोकते हैं, थोड़ा सा बताते हैं इसके आगे की। अब जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 में बैठता है, मतलब 1290 से 1296 रहता है। फिर उसके बाद गद्दी पे बैठता है अलाउद्दीन खिलजी, जो प्रमुख सुल्तान है खिलजी वंश का, अलाउद्दीन खिलजी। और ये बैठेगा 1296 से 1316 तक। तो 1296 से 1316 तक बैठेगा अलाउद्दीन खिलजी। यह है दूसरा सुल्तान और सबसे इंपॉर्टेंट सुल्तान यही है पूरे खिलजी डायनेस्टी का। ठीक है, एकमात्र इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आएगा 1316 से 1320 में एक और बैठेगा मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी। तो तीन प्रमुख सुल्तान हैं जो खिलजी डायनेस्टी के हैं। एक है आपका जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी और तीसरा है मुबारक शाह खिलजी। और फिर उसके बाद आएगा एक थोड़े से कह लो कुछ महीनों के लिए बैठता है खुसरो खां नाम का, खुसरो खां, जो खुसरो खां की हत्या कर देगा तुगलक, और फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ जाएगी। तो इसमें हम लोग चार शासकों को मेन देखते हैं, उसमें भी एक ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। पहला शासक है जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 1296 तक शासन करेगा। दूसरा शासक है 1296 से 1316, अलाउद्दीन खिलजी। और फिर गद्दी पे बैठेगा 1316 से 1320 पे मुबारक शाह खिलजी। और फिर लास्ट में जो बैठेगा वो आएगा खुसरो खां कुछ महीनों के लिए। ठीक है, ये पूरी कहानी है। बात समझ में आई सबको? खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी बहुत छोटी सी डायनेस्टी है, आपको मेनली अलाउद्दीन खिलजी पढ़ना है और सब खत्म हो जाएगा। चलिए और बता दें हम आपको, पहले हम आपको बताएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपके नंबर मिल जाए। फिर हम आपको डिटेल में इनकी कहानी सुनाएंगे, ये लोग कौन है क्या है। आपको बता दें कि आप लोग अगर अभी तक समझते होंगे कि औरंगजेब जो सबसे क्रूर शासक है, तो आप थोड़ी गलतफहमी में है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने सुना ही नहीं है, फिर इसका मतलब जो क्रूरता औरंगजेब ने 50 सालों में की है वो अलाउद्दीन खिलजी ने 20 सालों में कर दिया। तो जो क्रूरता औरंगजेब ने 50 सालों में करी थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल में ही कर दिया था।
इतना खतरनाक और क्रूर तानाशाह था अलाउद्दीन खिलजी। तो अब आप लोग को अगर हम कहें कि अलाउद्दीन खिलजी कौन है, तो आप लोग कहोगे कि सर रणवीर सिंह। मूवी ध्यान आएगी, क्या बढ़िया मूवी बनाई है, कितना बढ़िया आदमी बताओ, है ना। ये कितना अच्छा है, देखियो पद्मावत, देखियो ना। है जी। इसके बिल्कुल उलट है, क्रूर तानाशाहों में है अलाउद्दीन खिलजी। जिस तरह औरंगजेब है ना, वैसा क्रूर शासक है अलाउद्दीन खिलजी। जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब तुम्हें पूरी कहानी समझ में आएगी कि क्या है ये। और इन्होंने पद्मावत में तो बड़ा बढ़िया दिखाया है ना, सिंपल, ऐसा है नहीं है। ठीक है, तो इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा एग्जाम की बात कर लें, जैसे तुम लोग को नंबर मिल जाए, है ना। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग जलालुद्दीन खिलजी की। जब ये गद्दी पे बैठता है तो थोड़ा सा नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नोट्स दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि हमें नंबर भी तो दिलवाना है भाई। तो अभी हम देखते हैं आपको खिलजी में जब पहले आपका बैठेगा कौन। ये है आपका, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी में। तो तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं इसमें, ये है खिलजी वंश 1290 से 1320, ठीक है, ये चलता है। खिलजी मुख्यतः इल्तुतमिश के समय आए थे, लेकिन एक उदाहरण आपको मैं बता दिया कि मोहम्मद गौरी जब तराइन का युद्ध करता है तो उस समय कोई घुड़सवार रहता है जो उसको बचा लेता है, तो इस तरह से वहां भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अच्छा, इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और ये तुर्की, पूरी तरह से तुर्की नहीं है कहा जाता है, लेकिन ये अफगानी तुर्की है, ठीक है, इसको कहते हैं अफगानी तुर्की, ठीक है। तो ये प्योर तरीके से तुर्की नहीं है। अच्छा, इसने खिलजी वंश की स्थापना कर दी है। इसका नाम है मलिक फिरोज। तो एक कभी अगर मिले कि मलिक फिरोज किसका नाम है या जलालुद्दीन खिलजी का दूसरा नाम क्या है, तो मलिक फिरोज इसी को कहा जाता है, ठीक है। और इसके पुत्र हैं तीन, अरकाली खां, खाने खान और कद्र खान। ये आप लोग याद कर लीजिए, तुरंत याद नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपना नोट्स वगैरह पढ़ के याद कर लेना। तो इतनी सारी बातें हैं आपकी इसमें। और इसी का भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी। मलिक फिरोज का भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई। अच्छा, अब जरा समझो, यहाँ पर एक पॉइंट चल रहा है, इक्ता खत्म करके खालसा प्रथा शुरू किया। इक्ता खत्म करके क्या शुरू किया? खालसा प्रथा शुरू किया। अगर आपको हम बताएं कि एक्चुअल में जो इल्तुतमिश का जो समय था, तो आपको हमने कहा था इल्तुतमिश का एक टाइम था जब उसने इक्तेदारी प्रथा शुरू की थी, याद है? इल्तुतमिश के काम याद हैं? इक्तेदारी प्रथा शुरू की थी और शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, और एक चहलगानी 40 लोगों का, तुर्क सरदारों का उसने चालीसा बनाया था, याद है इल्तुतमिश का ना? तो उसमें उसने इक्तेदारी शुरू की थी। तो इक्तेदारी बताया था आपको कि इक्तेदारी एक प्रकार से जमीन वगैरह हुआ करती थी जो दे दिया जाता था। अगर इसको और डिटेल में समझना चाहोगे तो आज के जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो इस समय से इक्ता कहलाते थे। मतलब ये समझ लो जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश एक इक्ता है, उस समय का वो इक्ता है वो। बिहार एक इक्ता है, और मध्य प्रदेश एक इक्ता है, महाराष्ट्र एक इक्ता है। मतलब ये जो स्टेट आपको समझ में आ रहे हैं, वो इस समय स्टेट नहीं थे, वो इस समय इक्ता कहलाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो एकता के अंदर क्या होते थे भाई? अगर एक राज्य के अंदर जाओगे तो जिले होंगे, जिले के अंदर और जाओगे तो ग्राम लेवल पर होगा। ऐसा ही एकता में होता था। तो एकता बहुत बड़ी जमीन होती थी। एकता के अंदर परगना होता था, परगना के अंदर गांव होते थे, इस तरह से सिस्टम चला करता था। तो अभी हम उसमें नहीं पढ़ रहे, बस एक सिंपल सा पॉइंट समझ लो, एकता मतलब एक बहुत बड़ी जमीन है जो एक स्टेट टाइप का है। और इक्तेदारी को इसने खत्म किया इन लोगों ने, खिलजी ने, और मुख्यतः अलाउद्दीन ने खत्म किया था। इक्तेदारी को खत्म करके इन लोगों ने खालसा भूमि शुरू की। दोनों में अंतर समझ लो। इक्तेदारी जो होती है, इक्तेदारी, मान लो मैंने पंकज को इक्तेदारी बना दिया, पंकज बड़ा खुश है, तो पंकज को हमने कहा कि लो भैया तुम ये वाला इक्तेदारी तुम्हारे पास। तो पंकज को इक्तेदार मिल गया, कहता वाह, अब सारा टैक्स कलेक्शन मेरे पास, सब कुछ मैं जैसे मर्जी वैसे चलाऊंगा अपने इस क्षेत्र को। अब उसके बाद वो कर रहा है। तो ये सब चीजें चल रही थी, लेकिन जब खिलजी आया, खिलजी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मुझसे ज्यादा अमीर तो ये लोग हो जाएंगे हैं। यही है खिलजी। और इसके लिए उसने क्या क्या नहीं किया है वो का स्टोरी अलग है। तो अब उसके लिए उसने कहा, तो उसने जितने भी लोग थे सबको पहले हटवाया है, मारा है, जो भी किया है बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद
उसने क्या किया कि उस इक्तेदारी को बदल के खालसा में बदल दिया। खालसा में ये इक्ता खत्म कर दिए गए, तो बिचौलिए खत्म हो गए। अब वो खालसा भूमि से जो भी टैक्स होगा सीधे सुल्तान के पास जाएगा। अब बीच में कोई नहीं है, वो टैक्स कलेक्शन होगा, वो सीधे सुल्तान के खजाने में जाएगा। पहले क्या होता था कि जो इक्तेदार होता था, जैसे पंकज है, वो उस जमीन का इक्तेदार है तो उसके पास आता था, फिर वो उसमें घपला भी कर सकता है, भ्रष्टाचार भी कर सकता है। अगर वो ईमानदार नहीं है तो अपने पास पैसा रख लेगा और फिर कुछ बहुत सुल्तान के पास भेज देगा, कह देगा भैया टैक्स कलेक्शन इस बार नहीं हुआ था। यही सब चीजें चला करती थी। तो उस समय ऐसा होता था, तो इक्तेदार भी काफी संपन्न हो जाते थे। तो इसको खत्म करके उसने खालसा भूमि शुरू कर दी। ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी मात्रा में खालसा भूमि किसने शुरू की थी? वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू करी है, सीधे सुल्तान के पास टैक्स जाए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है इसका। बात समझ में आ गई सबको? तो खिलजी वंश की स्थापना हो गई है, जलालुद्दीन खिलजी की गद्दी पे बैठा है। और फिर उसके बाद उसके 3 पुत्र हैं, अरकाली खां, कद्र खां, खाने खां। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पर। जलालुद्दीन के लिए इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी के लिए बात करते हैं तो 1296 में ये गद्दी पर बैठता है। और गद्दी पर बैठता कैसे है? अपने चाचा को मारकर। जलालुद्दीन खिलजी इसका चाचा है और अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा है। चलो कभी मौका मिला तो एक लेक्चर जरूर बनाएंगे हम इन लोगों के रिलेशन पे, जो एक दूसरे को मारेंगे। ये पीछे से चला आ रहा है, अपने ही परिवार में एक दूसरे को मार के ही सारी गद्दी मिली है पूरे मुस्लिम सल्तनत में। ये पूरा स्टार्टिंग से जब पूरा इतिहास ढूंढोगे तो चाहे वो जो खलीफा लोग थे वो अपने भाई को मारे हैं, कोई उसके बेटा मारा है, कोई उसके चाचा मारा है, उसने अपने भतीजे को मार दिया है। पूरी कहानी यही सब। तो ये एक अलग मुद्दा है। तो अब क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मार दिया। ठीक है, चाचा को मार दिया। ये बहुत खतरनाक किस्सा है जब ये मारा है चाचा को इसने, इसको हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो ये मार करके गद्दी पे बैठ गया है। अब जैसे ये गद्दी पे बैठता है, फिर उसके बाद इसने अपने जो सुधार किए हैं, तो ये सब चीजें चलती हैं। जब इतिहास पढ़ोगे ना अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, बहुत अच्छी बात। क्या गजब की बाजार नीति शुरू की थी इसने, मूल्य नियंत्रण शुरू किया था। तो ये सब चीजें इसने शुरू की थी, वाकई की थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली वगैरह लगाई थी। बट ठीक है, नोट्स को वापस देखते हैं, थोड़ा सा अपने एग्जाम पे फोकस करते हैं, है ना। तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि जब ये गद्दी पे बैठा है, जब ये अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा है, तो उस समय की कहानी देखते हैं हम लोग। ये रहा अलाउद्दीन खिलजी, इसका नाम है अली गुरशप। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है पेपर में कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या नाम है दूसरा, या अली गुरशप, या अली गुरशप किसको कहा गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा गया है। ठीक है, अच्छा, घोड़ा दागने की प्रथा, इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नोट्स हम भेजते हैं स्टूडेंट, एक भी पॉइंट छोड़ना मत। ये सब क्वेश्चन केवल पूछे ही गए क्वेश्चन पॉइंट्स हैं ये सब। तो घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू करी है? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बारे में हम समझा देते हैं आपको अभी। फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने एक पद दिया था, जो इसका चाचा है, अमीर तुजुक कहा था। अमीर तुजुक का एक पद होता है, वो पद दिया था, काफी उच्च पद होता है ये। ठीक है, तो ये आपको जलालुद्दीन खिलजी जो इसका चाचा है वो इसने दिया था। और जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह किया था अलाउद्दीन खिलजी से। तो ध्यान रखिएगा, चाचा की बेटी से ही विवाह हुआ है अलाउद्दीन खिलजी का। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी का विवाह किया है किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, और उसका नाम है मल्लिकाए जहां। मल्लिकाए जहां कहा गया है उसे, नाम जो भी रहा हो, लेकिन उसको मल्लिकाए जहां कहा गया है। ठीक है, तो जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया है। ठीक है, अलाउद्दीन उसका भतीजा है और इस तरीके से उससे मैरिज हो गई है। अच्छा, सुल्तान बनने से पहले ये कहाँ का सूबेदार था? तो एक कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था। कहाँ का था? कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था ये, ध्यान रखिएगा। अभी ये जब सुल्तान नहीं बना था तो इसको एक जागीर दी गई थी जहां पर ये रहे, कड़ा और मानिकपुर बोलते उसे, ये याद रखना है थोड़ा सा पॉइंट। तो आपको ध्यान में आ गया, अपने चाचा कुमार के गद्दी पे बैठा है 1296 से 1316, 1296 में बैठा है। ठीक है, और घोड़ा दागने की प्रथा है। फिर इसके बाद इसकी बेटी से इसका विवाह हुआ है, जिसको मल्लिकाए जहां कहा गया है। मल्लिकाए जहां, मल्लिका ए जहां, ठीक है, वो उसकी बेटी है। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर, उलेमा के प्रभाव से मुक्त रहा। ये क्वेश्चन बनता है, देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, एक खैर पीसीएस का क्वेश्चन है
कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो उलेमाओं के प्रभाव से मुक्त रहा, या फिर जिसने धर्म और राज्य को अलग रख करके राजनीति की। इसका मतलब ये था कि इससे पहले के जो शासक थे, आपको बता दें कि सब खलीफा को माना करते थे। खैर, खलीफा को ये भी मानता था, लेकिन वो लोग क्या करते थे, उनके खिलाफ नहीं जाते थे, उलेमा वगैरह के खिलाफ वो लोग नहीं जाया करते थे, उन्हीं के साथ चलते थे। लेकिन खिलजी एक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने उलेमाओं के चीजों को मानना बंद कर दिया था। एक्चुअल में ये धर्म को अलग रखता था और राज्य के शासन को अलग रखता था। कहता था राज्य अलग है, हम राज्य को धर्म के हिसाब से नहीं चला सकते। तो इस हिसाब से एक पॉइंट आपको ये बनता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, इसने एक आक्रमण किया है भिलसा। इस समय ये शासक नहीं बना था, 1293 में, एमपी में पड़ता है ये। उसको लूटा गया, परमार वंश का शासन था उस समय वहां पर। ठीक है। दूसरा आक्रमण इसने किया था 1296 में देवगिरी पर। इस समय भी ये शासक नहीं बना था उस समय, तब इसने आक्रमण किया था। तो ये शासक थे उस समय रामचंद्र यादव वंश के थे। ठीक है। तो दो आक्रमण इसने पहले किए थे जब ये कड़ा मानिकपुर में था। जब ये कड़ा मानिकपुर में था तब इसने आक्रमण किया था, उस समय सुल्तान नहीं बना था। ठीक है, तब ये चीज। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान है जो अपने को सिकंदर सानी कहता था। ये अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलता था कि मैं सिकंदर, सिकंदर सानी। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपने आप को दूसरा सिकंदर बोला करता था। ठीक है। दूसरा सिकंदर। अच्छा, अब अगले पॉइंट देखते हैं इसमें स्टूडेंट। अब बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इसमें से सिकंदर सानी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर सानी, दूसरा सिकंदर बोलता था अपने आप को। अच्छा, दो लोग मेन है जिनसे हमें इसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। खिलजी के जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? तो एक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये इसके दरबार में ही था, ये दरबार का है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। और एक दूसरा है बर्नी। ये दो लोग हैं, इन्हीं से हम जान पाए कि अलाउद्दीन खिलजी कौन है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इन दोनों लोगों ने बहुत लिखा है, और अमीर खुसरो ने भी काफी अच्छा लिखा है, और बर्नी ने भी लिखा है बहुत सारी चीजें। अमीर खुसरो कई अभियानों पे गया है उसके साथ, जैसे गुजरात विजय में गया हुआ है, रणथंभौर में गया हुआ है। तो उसने बहुत पूरा वर्णन किया है कि किस प्रकार से युद्ध हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, क्या किया गया है, सब अमीर खुसरो ने लिखा है अपने जो भी उसने साहित्य लिखे हैं। तो दो मेन व्यक्ति हैं जिससे हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। एक अमीर खुसरो जो उसके दरबार में ही है, और बर्नी आगे चल करके आपको मिलेगा जो जब तुगलक वंश आएगा। तो इस तरह से चीजें पता चलती है। चलिए मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम आपको कहानी सुनाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास एक मलिक काफूर था, जो गुलाम कह सकते हो इसका, जिसको 1000 दिनारी भी कहते थे। ठीक है। और दरबार में कौन थे? अमीर खुसरो और हसन दहलवी, दो नाम थे। अलाउद्दीन खिलजी के 4 मेन सेनापति थे, याद रख लेना इसको, ये सब रटना है स्टूडेंट। एक सेनापति है उलूग खां, दूसरा है जफर खां, तीसरा है नुसरत खां, और चौथा है अल्प खां। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके 4 मेन सेनापति कौन थे अलाउद्दीन खिलजी के? उलूग खां, जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। तो दरबार में 2 लोग हैं, अमीर खुसरो है, हसन दहलवी हैं, और 4 इसके खान हैं या सेनापति हैं इसके। ये है मेन। ठीक है, ये पॉइंट समझना है। तो 3 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। एक मलिक काफूर के बारे में जानकारी हो गई, 2 दरबार में है, और 4 खान है इसके जो सेनापति हैं। अब आते हैं, इसने टैक्स लगाए थे। टैक्स लगाए थे इसने मुख्यतः घरी कर और चरी कर, बाकी तो पीछे से चले आ रहे थे। ये जजिया, जकात और खम्स, तो कुल मिला के टोटल 5 कर इस समय चल रहे हैं, जिसमें से 2 इसने लगाए थे मुख्यतः, और वो थे आपके घरी कर और चरी कर। बताएंगे इसके बारे में अभी कि घरी कर और चरी कर कौन है। और जजिया, जकात और खम्स ये पहले से भी चले आ रहे थे। तो टोटल 5 कर इसमें देखने को मिलता है। नहीं, नुसरत खां फीमेल नहीं है, नुसरत खां भी आपका आदमी है। ठीक है, नुसरत खां भी आदमी। तो ये मेन हो गई। तो 5 टैक्स से ध्यान रखिएगा, इसमें से 2 को इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, घरी कर और चरी कर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अच्छा, निर्माण में बात करते हैं तो इन्होंने ये सब बनाया है। अलाई दरवाजा बनाया है, अलाई मीनार बनाई है, हौज खास जो दिल्ली में है, सीरी फोर्ट ये भी दिल्ली में है, सीरी का किला बोलते हैं इसे, और जमात खाना मस्जिद। तो ये सब वहीं पर मुख्यतः दिल्ली के आसपास के क्षेत्र ही हैं जहाँ पर ये सब है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसका क्या क्या इसने बनवाया है। बनवाया कुछ नहीं है, अब हम कहना कुछ नहीं चाहते, बनवाया कुछ नहीं, सब तोड़ ताड़ के सब बनवाया गया है। पहले से कुछ रहा है, उसके ऊपर ही सब बना दिया गया है। ठीक है, तो ये वही सब चीजें हैं। अच्छा, पहला सुल्तान जो है
ये ऐसा था जिसने धर्म और राजनीति को अलग रखा था, धर्म अलग मानता था और राजनीति अलग मानता था, दोनों तरीके से आपका सिंपल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका भू राजस्व सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। लैंड रिफॉर्म के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला डिपार्टमेंट पूछा जाता है जो नीचे लिखा हुआ है, दीवाने मुस्तक राज। ये क्वेश्चन इस तरह से बना है कि जो दीवाने मुस्तक राज है ये किसने शुरू किया था और ये किस चीज से रिलेटेड था। तो दीवाने मुस्तक राज एक डिपार्टमेंट था जिसको वसूली विभाग कहा जाता है, जिसको वसूली विभाग या राजस्व विभाग कह सकते हो। एक प्रकार से ये राजस्व इकट्ठा करने वाला विभाग था, टैक्स कलेक्शन का विभाग था। ठीक है, दीवाने मुस्तक राज, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, दीवाने मुस्तक राज। ठीक है, वसूली विभाग है, इसने शुरू किया था। अच्छा, अगला स्टूडेंट समझना, भू राजस्व पे टैक्स लिया जाता था। जैसे आप कुछ करेंगे, फसल उगाएंगे या सब कुछ भी अगर खेती वगैरह करेंगे तो उस पर एक आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको एक प्रकार से खराज कहा जाता था या खिराज कहा जाता था, खिराज या खराज कहा जाता था। तो ये एक प्रकार से कृषि कर कह लो या भूमि कर था जो भूमि से लिया जाता था। ठीक है, खराज। और ये कितने परसेंट था, तो आपकी उपज का 50%। इतना कभी नहीं रहा अलाउद्दीन खिलजी से पहले। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने ये कर दिया कि जितना उपजाओगे, जितना उपज होगी उसका 50% आपको टैक्स में देना पड़ेगा, मतलब पूरा पूरा आधा आपको देना ही है। और कई बार इसने ऐसी कोशिश की कि नगद में भुगतान किया जाए ताकि उसके पास पैसा आ सके, तो ऐसा भी इसने किया था। तो ध्यान रखिएगा, 50% किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे पहले कैसे क्या चला करता था, 1/3, 1/5, 1/10, 1/6 ऐसे चला करता था। लेकिन इसने आके सीधे 1/2 यानी कि 50% कर दिया। तो ये काफी टैक्स होता है अगर 50% कर दिया जाए तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसने। अच्छा, ये पहला सुल्तान है जिसने भूमि की पैमाइश कराई है। अगर जो गांव से रिलेटेड होंगे तो समझते होंगे कि भूमि की पैमाइश का मतलब क्या होता है, कि एक प्रकार से पूरा ये पता लगाना कि भूमि कितनी है और उसके एक मार्किंग करना कि यहाँ से यहाँ तक ये क्षेत्र है, ये उपजाऊ है, ये नहीं है। तो एक भूमि की पैमाइश करके उसने लगान लेना शुरू किया था। ठीक है, कि ये इतना क्षेत्र का ये इस किसान के पास है, ये वाला इस जमींदार के पास है, तो ये इतना कलेक्शन देगा, ये इतना, अगर जिसका कम है तो कम कलेक्शन, मतलब कम तो खैर था ही नहीं, 50% तो लगभग सबको देना ही था जितना उपजाएगा वो। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन रहता है कि भूमि पैमाइश करके करने का काम किसने किया था। तो भूमि पैमाइश, ये सब क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा एग्जाम के क्वेश्चन है पूरे के पूरे जो पूछे जाते हैं, ये वही है। तो ये आपको रटने हैं, बिल्कुल याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है बिल्कुल। ठीक है, तो बात समझ में आई सबको, क्लियर हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था। इसने जो टैक्स चलाया था इसमें से 2 टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, चरी कर और घरी कर। इसके अलावा जो जजिया है, जकात है और जो खम्स है, तो ये कुल मिला के 5 कर हमको देखने को मिलते हैं। 4 खान है जो इंपॉर्टेंट है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बीच में चल के जब नाम बोलेंगे तो आपको याद आ जाने चाहिए। तो 4 खान है। एक खान है जिसका नाम है उलूग खां, दूसरा नाम है नुसरत खां, तीसरा है जफर खां और चौथा एक है। ठीक है, कौन है वो चौथा खान, कौन है? अल्प खां। ठीक है, चौथा है अल्प खां। तो ये इस तरह से है। 4 खान है, तो टैक्स हो गया, 4 खान हो गए। अब आते हैं हम इसके कि जो इसने शुरू किया था दीवाने मुस्तक राज। तो दीवाने मुस्तक राज क्या था, वसूली विभाग का, टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स लगाया जाएगा वो लेकर के। तो भूमि पैमाइश करवाई और एक्चुअल टैक्स कलेक्शन शुरू किया था उसने, और लगभग ये था 50%। ठीक है, जमीन से जो टैक्स लिया जाता था या उससे उसको खराज कहा जाता था, खिराज कहा जाता था। ठीक है, जमीन वगैरह से जो फसल उपजाओगे तो उससे जो टैक्स लेता था वो खिराज कहता था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मलिक काफूर के बारे में भी समझ गए, मलिक काफूर एक गुलाम है। ठीक है, अभी तुम लोग अच्छी अच्छी बातें सुनो खाली, है ना, अभी अच्छी अच्छी खाली बातें सुनो। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब इसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, अमीर खुसरो और हसन दहलवी। अमीर खुसरो और हसन दहलवी 2 लोग हैं जो इसके दरबार में। तो अमीर खुसरो ने काफी साहित्य लिखे जिससे हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती। अलाउद्दीन खिलजी के कई सारे आपने चीजें समझ ली। अब इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाजार नियंत्रण। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बाजार नियंत्रण जो इसने किया था। तो बाजार नियंत्रण के लिए इसको जाना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वह दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने मूल्य नियंत्रण पर काबू किया था या मूल्य नियंत्रण लगाया था जिससे कीमतें बढ़े ना। तो ये खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसने पूरे सामानों का मूल्य तय कर दिया था
और उस मूल्य से ऊपर कोई नहीं ले सकता था किसी से भी, पूरा था। और कठोर दंड था उसका, मतलब इतना कठोर दंड था कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर कोई व्यक्ति तौलता है, नाप तौल जो होता है, अगर 1 किलो गेहूं लेने गया है और अगर 1 किलो गेहूं उसने तौला है व्यापारी ने और उसने उसमें से 200 ग्राम गेहूं कम कर दिया है, तो उसके शरीर से 200 ग्राम मांस निकाल लिया जाएगा। उसको तौला जाता था और जितना कम होता था उतना मांस उसके शरीर से निकाल लिया जाता था। और ये था अलाउद्दीन खिलजी का, इतना कठोर नियम था कि भाई साहब खतरनाक था वो। और ऐसा करता था वो, अपने जासूसों को भेजता था। एक बार एक बच्चे को भेजा था, और छोटे बच्चे को, और उन्हीं को प्रयोग में लाता ही था वो। और वो बाजार में भेजता है, उससे कहता है, तो व्यापारी से लेके आया था वो, तो व्यापारी ने घपला कर दिया था। तो वो तौलवाता है अलाउद्दीन खिलजी और गड़बड़ निकल जाती है। उसको बुलाया जाता है व्यापारी को, और जितना कम रहता है उतना मांस निकलवा करके और पूरे बाजार में उसको भेजा जाता है, उसको लटकवा दिया जाता है और कहा जाता है कि देख लो यही हाल होने वाला है। तो इतना कठोर दंड था कि कोई मतलब ये करने का काम करता ही नहीं था। तो इसी को इतिहासकार कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया था बाजार नियंत्रण का। ठीक है, चले था, बट ये क्रूर है, बहुत क्रूर है। मतलब इतना कठोर नियम कि अगर किसी व्यापारी ने किया तो पूरे परिवार को दंड मिलेगा, पूरा परिवार जाएगा उसके साथ, केवल व्यापारी नहीं जाएगा, पूरा व्यापार, पूरा परिवार जाएगा उसका। तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, मैं तो मरूंगा ही, मेरा परिवार भी खत्म हो जाएगा। यह ऐसे चला करता था। तो ये बात रही, मूल्य नियंत्रण इसने किया। ये रियल स्टोरी है भैया। हम, अरे कसम से खत्म हो का तुम लोग, मैं तुमको क्या रूहानी कथा कहानी सुना रहा हूँ क्या? बिल्कुल, तो जैसे रूहानी जो परियों की कहानी सुना रहा हूँ। अबे कैसे लोग हो तुम लोग भाई, हैं? ये कह रहा है कि ये रियल कथा है क्या? 2 लोग के साहित्य हैं, बता दिया था नाम भी हमने, एक बरनी है और एक अमीर खुसरो है। जब बहुत इच्छा हो तो उनके साहित्य को पढ़ लेना, बट पढ़ ना पाओगे तुम लोग, इसको इसलिए पढ़ना मत, ठीक है? हाँ, तो वो लोग हैं जो इतिहासकार हैं वो। हमें बहुत सारे बुक्स के नाम पता है, लेकिन वो आपकी जरूरत की नहीं है। ये हम कोई रूहानी कथा नहीं सुना रहे हैं, ये सब इतिहास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो अब इसकी बात इसमें करते हैं हम लोग आगे। तो बाजार नियंत्रण इसने किया था, मूल्य नियंत्रण कर लिया, ठीक है, कीमत फिक्स कर दी थी, ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एक समान सब चीज बेचा जाएगा, तो एक समान कीमत, ये सब था, तो ये इसको कहा जाता है। अच्छा, इसके लिए इसने क्या किया था? 3 मेन बाजार थे इसके, 3 मेन बाजार थे। और बाजार को उस समय सहना कहा जाता था, सहना, सहना बोलते थे, सहना। अब देखो ये शब्द जो है असल में फारसी शब्द वगैरह हैं। तो आपको पता है कि जो मुस्लिम साम्राज्य चल रहा है उसमें फारसी उनकी राजभाषा है, ठीक है, फारसी में चलती है। तो अरबी को भी ये लोग बहुत कम वो किए थे, और फारसी को इन्होंने बहुत तवज्जो दी थी। तो अब यही सब शब्द हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जो अरबी हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, ये आपको पता हो चाहे ना पता हो, एज कम्पेयर टू दूसरे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को, तुर्क जो है ये असल में दूसरे कबीले के लोग हैं। तो मुसलमान भले हो गए हैं, लेकिन ये लोग उसको तवज्जो उतना नहीं देते हैं। अरबी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, आज भी है। सऊदी अरब का जो एरिया है वो अपने आप को श्रेष्ठ ही मानते हैं। पूरे देश में कहीं पर भी आप चले जाओ, आप क्या सोच रहे हो कि इंडिया के मुसलमानों को बहुत तवज्जो देते हैं? वो नहीं देते। अरबी के मुसलमान अपने को हमेशा श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें चलती हैं। तो अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ये जो शब्द है फारसी वगैरह, तो ऐसा सब था पॉइंट। अब इसने सहना, ये जो बाजार कहा जाता था, ये बाजार था, 3 मेन मार्केट थी। इसमें से एक मार्केट थी जो आपकी अनाज की मंडी थी, दूसरी आपके कपड़े वगैरह की थी, और तीसरी बाजार थी आपकी जो घोड़े वगैरह की थी, मतलब दास और जानवरों की थी। तो 3 मुख्य मार्केट मिलता है, ये ध्यान रखना है। सहना बोला जाता था, और इसके अधिकारी को सहना मंडी बोलते थे, सहनाए मंडी, सहनाए मंडी बोलते थे, जो इसका अधिकारी होता था बाजार का। और इनके ऊपर एक और अधिकारी होता था जिसके बोलते थे दीवाने रियासत। नोट्स दिखाना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है? तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो है आपका मेन खिलजी में जो आपका दूसरा है उसको देखते हैं मेन। तो इसकी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है स्टूडेंट, उसको समझिए। देखिए ये है, हाँ, दास की भी मंडी लगती थी स्टूडेंट। ये है बाजार। तो बाजार का जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी होता था वो होता था सहनाई मंडी। सहनाई मंडी, बाजार को जनरली सहना बोलते थे, और उसके अधिकारी को सहनाई मंडी बोलते थे, ठीक है? और बाजार का जो सबसे सर्वोच्च पद था, यानी 3 मेन थे, एक तो अनाज की मंडी थी, एक वस्त्रों का था, और एक दास वगैरह का था, और जानवरों का था, ठीक है?
और जो सबसे मेन था वो था दीवाने रियासत, ये याद कर लो बिल्कुल, ये सबसे सर्वोच्च पद था। तो सहनाए जो मंडी होती थी वो जैसे अनाज वाले का सहनाई मंडी होता था, वस्त्रों का सहनाई मंडी होता था, और दास का भी सहनाई मंडी होता था। तो तीन तो सहनाई मंडी होते थे। इनके ऊपर एक और अधिकारी होता था, वो अधिकारी कौन था? दीवाने रियासत था। तो सबसे उच्च पद जो था वो दीवाने रियासत का था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दीवाने रियासत सबसे मुख्य पद था इसका। और बाजार के जो अधिकारी होते थे वो सहनाई मंडी होते थे, इन लोग के ऊपर ये था। तो ऐसा था। नापतौल जो अधिकारी था उसका नाम था नजीर, नापतौल अधिकारी को नजीर कहा जाता है। नजीर याद रखना तो न रखना, लेकिन दीवाने रियासत मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवाने रियासत, ठीक है। दीवाने रियासत और सहनाई मंडी, 2 पॉइंट है आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं स्टूडेंट, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसने शुरू की थी, खालसा भूमि बहुत बड़े पैमाने पर इसने लागू किया था। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, उल्लेख कहाँ मिला है? देखो लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है कि ये सब उल्लेख कहाँ पर है तो बर्नी की एक किताब है, बर्नी ने एक किताब लिखी है तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही लिखी है। ये सारी जानकारी तारीख फिरोज शाही से है, ये कोई रूहानी कथा नहीं है, ये सब लिखा गया है और उसी को पढ़ा गया है, उसी को बताया जा रहा है। तो बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखी है, इसी में हमें सब जानकारी मिलती है। और खुसरो की एक किताब है खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह। तो ये 2 मेन किताबें हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है। बर्नी की एक किताब है, ठीक है, और एक किताब है अमीर खुसरो की। तो इससे हमें ये सब जानकारी मिल रही है जो आपके ये खिलजी के बारे में है। समझ में आ गई सबको बात? ठीक है। तो ये मेन बाजार नियंत्रण प्रणाली, बहुत क्वेश्चन बनता है इससे, ये बाजार नियंत्रण प्रणाली से बहुत क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, ये रटा हुआ होना चाहिए पूरा का पूरा पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन के समय बहुत सारे विद्रोह हुए थे, उस विद्रोह को दबाने के लिए उसने 4 काम किए थे। देखो उसने क्या काम किया था। पहला, जितनी भूमि दी गई थी, देखो हमने बोला था ना कि एक इक्ता दिया जाता था, तो इक्ता खत्म कर दिया था। तो इक्ता में क्या होता था कि भूमि दान वगैरह दिया जाता था, पेंशन में, दान में, और ऐसे बहुत सारी जमीन दी जाती थी, ये सब वापस ले ली इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने सब ले ली। तो जितनी इक्ता भूमि दी गई थी सबसे इसने वापस ले ली। पहला काम इसने ये किया, जिससे कि क्या हो कि ये लोग जो है विद्रोह न कर पाए, भाई पैसा नहीं रहेगा तो विद्रोह कैसे करेगा कोई। दूसरा इसने क्या किया था, गुप्तचर विभाग बना दिए थे, बताया ना आपने कि गुप्तचर बनाए थे। गुप्तचर को बरीद कहा जाता था, बरीद, गुप्तचर को बरीद कहा जाता था, बरीद। तो गुप्तचर जो बनाए थे उनको बरीद कहा जाता था, ठीक है। तो गुप्तचर के लिए इसने बरीद बनाया था, ध्यान रखिएगा। फिर इसने एक तीसरा काम किया था, शराब, भांग, जुआ, इन सब पे प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब नशे वगैरह की जो चीजें थी उसको प्रतिबंधित कर दिया था इसने, ठीक है। और चौथा इसने किया था कि जो सरदार और अमीर थे इसमें, उनकी जो दावत थी, दावत वगैरह, विवाह संबंध, सब पर प्रतिबंध लगा दिया। मुझसे बिना पूछे आप कुछ भी काम नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट है, याद रखिएगा। कि विद्रोह को दबाने के लिए इसने कौन से 4 अध्यादेश जारी किए थे। पहला, उपहार पेंशन वगैरह बंद कर दी थी। दूसरा, गुप्तचर विभाग। तीसरा, शराब, भांग, जुआ। और चौथा, सरदारों अमीरों की दावत पे प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। इतनी सारी बातें आपकी इसमें चल रही हैं। तो ये सब चीजें आपकी हैं जो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। अब इसका बचता है खिलजी का सैन्य अभियान, इसकी बात हम अभी करेंगे कुछ देर बाद। और सबसे खतरनाक इसका यही है, दिल्ली का सैन्य अभियान, सबसे खतरनाक। जब ये आक्रमण करेगा, यही ये तबाही मचाएगा, जब इसके सैन्य अभियान है। तो मेन मेन पॉइंट हम लोगों ने देख लिया, पूरा समझ में आया सबको, हाँ या ना? है जी? तो सब सच्ची कथा चल रही है, ठीक है, सब सच्ची कथा चल रही है। मंगोल वाला पॉइंट ये है कि मंगोल का सबसे ज्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, 6 बार आक्रमण हुआ था मंगोल का इसके समय में। और मुझे लगता है ये 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे मुझे, कल भी एक लेक्चर लेना पड़ेगा, टॉपिक बड़ा है, बड़ा तो खैर नहीं है लेकिन समझाने में समय लग सकता है। तो अब मुझे मंगोल समझाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो अभी मंगोल हम नहीं समझा रहे, ठीक है, हो सकता है मैं आपको मंगोल का एक साथ बता दे। तो सबसे ज्यादा मंगोल का आक्रमण हुआ था इसके समय में, 6 बार हुआ था। असल में आ, आ, ऐसे समझ लो, बता देते हैं थोड़ा सा, है ना, कि जो 4 खान है इसके, 4 खान जो है इसके, एक खान है उलूग खां, एक खान है इसका जफर खां, और एक खान है इसका कौन सा, उलूग है, जफर है, और तीसरा खान इसका है जिसका नाम है नुसरत, और चौथा कौन है, अल्प खां। तो 4 खान इसके। जो जफर खां है इसकी मृत्यु हो जाएगी मंगोल से लड़ते हुए, काफी बहुत मानता था इस सेनापति को ये।
और बहुत ताकतवर या बहुत अच्छा सेनापति था जफर खान। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से सेनापति की मृत्यु मंगोल से लड़ते हुए हुई है, जफर खान की हुई है। तो एक सेनापति तो खत्म हो जाता है, ये बात है 1299 के आसपास की। तो 1299 के आसपास ही आपका खत्म हो जाता है जफर खान, तो बचेंगे 3 ही सेनापति। ठीक है, तो मंगोलों का जब आक्रमण होता है तो उस समय ये चीज खत्म हो जाती है। अच्छा, ये एक अलग है, उसको हम अलग समझाएंगे। ठीक है, बड़ा टॉपिक है मंगोल, पूरे शुरुआत से समझाना पड़ेगा हमें। बट इससे ये समझ लो, देखो मंगोल इसलिए समझाना पड़ेगा क्योंकि ईरान के मंगोल आएंगे, फिर चगताई मंगोल आएंगे, सब आक्रमण करेंगे। हर सुल्तान के समय में अलग अलग मंगोल आक्रमण करेगा। ऐबक के समय का अलग है, ऐबक के समय तो खैर था ही नहीं, इल्तुतमिश के समय आक्रमण होगा। ठीक है, बलबन के समय होगा, फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय अलग होगा, है ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, एक साथ हम समझाने के इसको, बस जितना जरूरी है वो आज समझ लो। हो सकता है कल हम इसको क्लियर कर देंगे पूरा मंगोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबर जो आएगा, बाबर बाबर जो है एक मंगोल की शाखा है, कबीला, जिसको बोलते हैं चगताई मंगोल, चगताई मंगोल बोलते हैं। और कहा ऐसा जाता है कि जो बाबर की माता की तरफ से वो तैमूर का है, तैमूर माता की तरफ मतलब तैमूर को बोला जाता है, और पिता की तरफ से वो चंगेज खां का है। अब आप समझ लीजिए कि इनका इतिहास कैसा रहा है। मंगोल मंगोलों ने विश्व में लगभग 2.25 करोड़ लोगों को मारा था, 2.25 करोड़। और कहो ये कम हो, लेकिन उस समय के हिसाब से जब 13वीं 14वीं शताब्दी चल रही है और 1.5 करोड़ लोगों को मारना मजाक बात नहीं है। 1.7 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है, उस समय की बात हो। तो ये बहुत अलग टॉपिक है मंगोल। मंगोल का इतिहास एकदम खतरनाक है, और आगे चल करके जो चगताई मंगोल आएंगे वही उन्हीं का आगे चल के बाबर आएगा। तो चगताई मंगोल जो होंगे, तो चगताई मंगोल में आएगा तैमूर, तैमूर आएगा, तैमूर लंगड़ा बोलते हैं इसको, तैमूर लंगड़ा बोलते हैं, लेकिन कई लोग इसको अपना आदर्श मानते हैं जो माने, उसमें क्या है। तो तैमूर लंगड़ा है। अच्छा, तो उसकी तरफ से ये माता की तरफ से है बाबर, और जो पिता है वो चंगेज खान की तरफ से। इस तरह से है कुछ, बाद में बताते हैं। कई लोग मेरे खिलाफ में खड़े हो जाए, मैं इसलिए डरता हूँ, मैं इतिहास की तरह से नहीं पढ़ाना चाहता। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, दूसरी बात हम लोग इसमें करते हैं कि जब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि गद्दी पे बैठा है, और ये पूरी कहानी चल रही है। अब इसके बाद जो आएगा अलाउद्दीन खिलजी के बाद, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक और शासक आएगा जिसको बोलेंगे मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी एकदम पागल शासक। तुम लोग कहोगे सर पता नहीं क्या सर है, मतलब किसी को तो सही बता दीजिए। हम नहीं बता सकते, किसी को सही नहीं बता सकते। इवन कोई एक शासक तुम नाम बता दो, हम बता देंगे कि वो सही नहीं है। तुम पूरे सल्तनत का कोई भी जो भी इतिहास पढ़ा हो और वो हमको बता दे कि ये शासक सबसे अच्छा था, आप नाम बताइए, मैं स्टोरी बताऊंगा उसकी। ठीक है, तो अच्छा, तो मुबारक शाह खिलजी भाई साहब निर्वस्त्र होकर के अपने दरबार में आता था। मुबारक शाह खिलजी पागलों की तरह दौड़ता था, लड़कियों के कपड़े पहन के घूमता था। ये था मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर एग्जाम में नहीं आता, तो खैर इसीलिए हम ये सब कहानी नहीं बताया करते हैं, है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा एग्जाम में आया करें। ये तो कुछ नहीं है, इवन उसके दरबार में जो स्त्रियां थी उनको भी वो कपड़े नहीं पहनने देता था, वो भी निर्वस्त्र रहती थी। ये है मुबारक शाह खिलजी। अब इससे खतरनाक इतिहास तुम क्या समझोगे। ठीक है, तो ये एकदम पागल इंसान है मुबारक शाह खिलजी जो है, बिल्कुल खत्म। इसका ज्यादा शासन चलता भी नहीं है। 1316 से लगभग 1320, 4 साल का शासन शायद रहता है, और 1320 के आसपास ये मर जाता है। और मारता कौन है, उसी का एक गुलाम जिसका नाम है खुसरो खां। उसी का गुलाम है खुसरो खां, गुलाम कह लो, अब जाने दो, हम अब रहने ही देते हैं। तो खुसरो खां जो है वो उसके गुलाम गुलाम रहता है, वो मुबारक शाह खिलजी को मार देता है। और यहाँ से खत्म हो जाएगा कि खुसरो खां को मारेगा आगे चल करके तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक, वो उसको खत्म कर देगा। तो इस तरह से ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो जो मेन एग्जाम वाले पॉइंट है वो आपको मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो अलाउद्दीन खिलजी से बनता है, पूरा का पूरा अलाउद्दीन खिलजी से बनता है। ठीक है, तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग खिलजी डायनेस्टी को देखते हैं, तो जो इससे पीछे की डायनेस्टी है गुलाम डायनेस्टी, तो उस गुलाम डायनेस्टी में लास्ट जो शासक बैठा है क्यूमर्स, उसको मार करके जलालुद्दीन खिलजी जो बैठा है गद्दी पर। तो जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा है 1290 में, और ये काफी बूढ़ा है। ठीक है, और जब गद्दी पे बैठा है ये,
तो उसके बाद इसका एक नाम है मलिक फिरोज। उससे पहले इसको मलिक फिरोज कहा जाता था, ध्यान रखिएगा ये नाम, है ना। और ये खिलजी वंश ही एक ऐसा वंश है जिसमें आपके इक्ता भूमि की जगह खालसा भूमि बढ़ी है। खालसा, दोनों का मतलब हम पहले समझा चुके हैं। इक्ता समझा चुके हैं, खालसा का मतलब सुल्तान के पास सीधा टैक्स जाएगा। और इक्ता में क्या होता था कि उस जो स्टेट वगैरह का एक समझ लो कि राज्य टाइप का भूमि, राज्य तो नहीं था उस समय, तो इक्ता कहा जाता था उसे। तो उस तरह से वो चीजें चल रही थी। अच्छा, इसके 3 पुत्र थे, अरकाली खां, ठीक है। आवाज क्लियर हो रही है ना? वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। तो अरकाली खां और 3 है पुत्र, उसमें से अरकाली खां ही मेन है, ठीक है। खाने खाना है, अरकाली खां है, अल्प खां है, तो मेन जो है वो अरकाली खां ही है। चलो अब थोड़ी सी कहानी देखो, मेन में तो क्या है, खालसा के बारे में कुछ बता रहे थे। अरे खालसा भूमि कह तो दिया मैंने, जैसे पंकज है, पंकज के पास जमीन थी, इकताम ने उसको दिया था, तो पंकज क्या कर रहा था कि वो जमीन से सारा टैक्स कलेक्शन कर रहा था और वहां से वो घपला कर रहा था, आधा अपने पास रख रहा था, आधा सुल्तान को भेज रहा था। तो अब क्या हुआ कि उनने निपटा दिया, पंकज को इकता की उससे ही हटा दिया, खत्म, कुछ नहीं। अब ये भूमि सीधे सुल्तान की भूमि है, ठीक। तुम बस इतना करो कि टैक्स कलेक्ट करो, सीधा सुल्तान के पास भेजो पूरा। पहले क्या होता था कि उनको वो टैक्स कलेक्शन करके रखने का भी आदेश था कि जिससे वो सेना वगैरह को मेंटेन रख सके, अपने खर्चे निकाल सके, ये सब खत्म कर दिया। अब जितना होगा सब सुल्तान के पास जाना है। वो है खालसा भूमि, जिसको सीधा सीधा आप सीधे सुल्तान को देंगे सब कुछ। अब आप कुछ नहीं है उसमें, आप कुछ भी नहीं है इसका मतलब, ठीक है। आपके ऊपर भी टैक्स लगेगा, इवन पंकज के ऊपर भी टैक्स लगेगा, पंकज भी टैक्स देगा। पहले क्या होता था कि पंकज बहुत रास्ताई जीवन जी रहा था, ठीक। अपने जो उसके कर लगते थे वो गांव वालों पे डाल देता था, बट अब जब खालसा भूमि बन गई तो पंकज खुद टैक्स देगा, ठीक है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, इसने उनके ऊपर भी टैक्स लगवा दिया कि तुम लोग भी दोगे। तो ये सब चीजें थी, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें थी। और क्यों, विद्रोह तो होगा होगा, इस विद्रोह को दबाने के लिए उसने इतने कठोर नियम बनाए थे कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि विद्रोह कर सके। एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया ही था, इसलिए क्रूर तानाशाह की गिनती में आता है वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जलालुद्दीन खिलजी, अब देखो पूरी कहानी बता चुके हैं, अब थोड़ी सी हम स्टोरी इनकी ऐड कर लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी की बेटी है, और जलालुद्दीन खिलजी जो शासक है उसकी बेटी है, जिसको हमने मलिकाए जहां कहा, उसकी शादी हुई है अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी की हैं 4 बीवी। अलाउद्दीन खिलजी की कितनी बीवी हैं? 4 बीवी। तो अलाउद्दीन खिलजी के हैं 4 मेन बीवी। पहली है मलिकाए जहां, जो जलालुद्दीन खिलजी की है, जी बेटी है वो। दूसरी है इसकी कमला देवी, राजपूत रानी है। तीसरी है इसकी झत्यपली देवी, ये यादव वंश की है। और एक चौथी और है जो कहा जाता है कि उससे उसको इश्क हो जाता है, मरूफ करके कोई है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि 4 हैं, ठीक है। अच्छा तो ये एक पॉइंट हुआ। अब समझिएगा कहानी पूरी कैसे चल रही है, कुछ समय और लेंगे हम। तो कहानी ऐसे है कि जब गद्दी पे जलालुद्दीन खिलजी बैठा था और कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी जब अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1293 में एक आक्रमण किया था भिलसा पर, एमपी में पड़ता है, बहुत अमीर क्षेत्र था और एमपी का, उसको लूट लिया, पूरा लूट लिया भिलसा को, बहुत पैसा लिया, बहुत पैसा लिया। और पैसा लेकर के वो लौटा कड़ा मानिकपुर, फिर उसने जलालुद्दीन खिलजी को उसमें से अपना हिस्सा दे दिया कि आप भी रखिए इसको, ठीक है। फिर इसने एक आक्रमण किया है देवगिरी पर। देवगिरी पड़ता है महाराष्ट्र में। 1296 में देवगिरी पे आक्रमण हुआ है, ये 1296 की बात हो रही है। देवगिरी पड़ता है महाराष्ट्र में, जो आज का दौलताबाद है। दौलताबाद देवगिरी को ही कहते हैं, तो पहले वो देवगिरी था, अब उसे दौलताबाद कहते हैं। तो जब तक पुराना शासन चल रहा था, जब राजपूत राजाओं वगैरह का और यादव वंश वगैरह लोगों का, तो वो देवगिरी था, हिंदू नाम। जैसे मुस्लिम आक्रमण हुआ उसके बाद उसको बदल के दौलताबाद रख दिया गया, तो आज उसका नाम दौलताबाद है, ठीक है। बहुत ही अमीर क्षेत्र है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये जो देवगिरी है कितना अमीर रहा होगा, क्योंकि इसके पहले किसी मुस्लिम शासक ने आक्रमण नहीं किया था देवगिरी पर, अलाउद्दीन खिलजी से पहले। इन लोगों ने सदियों से पैसा जमा किया था विक्रमादित्य के समय से, और इस तरफ कोई भी नहीं गया था। आपको याद होगा कि मोहम्मद गोरी, गजनवी, कोई भी आक्रमण हुआ है सब गुजरात से लेकर के उसी साइड में हुआ है। ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इन लोगों ने आक्रमण नहीं किया था।
ये पहला ऐसा कुछ था जिससे ये लोग वाकिफ हुए थे कि आक्रमण हुआ है देवगिरी पर। ठीक है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा, जिसकी गिनती करना बहुत मुश्किल है, अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये हमारे कथन नहीं है, मैं आपको एक नोट्स दिखाता हूँ जिसमें वो लिखा गया है कि जिसकी गिनती आप नहीं कर सकते कि वो कितना रहा होगा। पढ़िए जरा इसको। अमीर खुसरो ने लिखा है, अलाउद्दीन ने हिंदू राजाओं से वह सब धन संपत्ति जो कि उन लोगों ने कड़कड़ करके राजा विक्रमादित्य के जमाने से इकट्ठा कर रखी थी, अपनी तलवार के जोर पर इस तरह हासिल कर ली जैसे सूरज धरती के पानी को सोख लेता है। खजाने को इस तरह भर लिया कि न तो बुध ग्रह उसे अपनी लेखनी से लिख सकता है और न शुक्र ग्रह अपनी तराजू से तौल सकता है। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने लिखा है, जो उसके दरबार का है, अलाउद्दीन खिलजी के, खुद उसके दरबार का है, उसके उसके अभियानों पे जाता है। क्या लिखा है? इतना इतना पैसा लूटा है उसने देवगिरी से, इतना पैसा लूटा है जिसको लिखा नहीं जा सकता, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे सूरज धरती के पानी को सोख लेता है, उस तरह से उसने पूरे धन को सोख लिया। बुद्ध अपनी लेखनी से लिख नहीं सकता और शुक्र उसको तराजूम से तौल नहीं सकता। यह अमीर खुसरो ने लिखा है। ठीक है, ये देवगिरी से धन लूटा गया था जब वो महाराष्ट्र पर अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा देखिए, ये है देवगिरी से लूटा गया। रामदेव शासक थे वहां के। 600 मन सोना, 1000 मन चांदी, 4000 रेशमी कपड़ों के थान, अन्य ऐसा सामान जिसका जिक्र बहुत लंबा है और अक्ल जिस पर भरोसा भी ना करे, अलाउद्दीन को देगा। एलिचपुर और उसके आसपास का इलाका भी देगा और इस इलाके का सालाना वसूली कड़ा भेजेगा। उस समय का एक मन 40 के बराबर, ऐसा कुछ। तो 600 मन सोना, 1000 मन चांदी, ठीक, ऐसा सामान जिसका जिक्र बहुत लंबा है और जिस पर अक्ल भरोसा भी ना करे। ये दूसरी कहानी। ये वो चीज है जो उसने लूटा है वहां से। 600 मन सोना, समझते हो, एक ही जगह से लूटना। एक मन में समझते हो एक मन कितना होता है? तो भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। यही है भारत सोने की चिड़िया। एक छोटा सा क्षेत्र है केवल महाराष्ट्र का, ये देवगिरी जिसको दौलताबाद कर रहे हैं, वहां से केवल इतना धन है। केवल एक देवगिरी वाले क्षेत्र से है केवल ये धन। सोमनाथ का धन की तो गिनती ही नहीं थी। साउथ में रामेश्वरम मंदिर की तो कोई गिनती ही नहीं थी। तो ये जो इसने किया है देवगिरी का अभियान, ये जो पॉइंट था, 600 मन सोना, 1000 मन चांदी और 4000 रेशमी थान टुकड़े, ये सब इसने लूटा है। और इस समय यहाँ का शासक है रामचंद्र देव। बात चल रही है 1296 की। ठीक है, तो रामचंद्र देव, ये क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें से, क्वेश्चन बस इतना पूछता है कि जब, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना पूछता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था इन क्षेत्रों पर, तो उस समय शासक कौन था? तो शासक का नाम आता है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान कौन शासक था, तो उसमें ऑप्शन देगा आपको चार। रामचंद्र देव था, परमल देव था, या ऐसे नाम देगा। देवगिरी पर जब आक्रमण किया था तो कौन सा था? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से बनता है। ठीक है, फिर जब उसने रणथंभौर पर किया था तो कौन था? चित्तौड़ पे किया था तो कौन राजा था? राजा रतन सिंह। ये आपके एग्जाम के लिए बनता है। तो हम कहानी इसलिए समझा रहे हैं जिससे आपको समझ में आए जल्दी। ठीक है, नहीं तो हम सीधा नाम भी बता सकते हैं। क्लियर? तो देवगिरी से इसने बहुत सारा लूटा धन, जिसकी गिनती ही नहीं है कितना धन इसने लूटा होगा। और धन वन लूट करके ये वापस चला अपने कड़ा मानिकपुर की तरफ, जहाँ का सूबेदार था, वहां पहुंचा। लेकिन इसी समय जो रामचंद्र देव हैं, जो यादव वंश है, ध्यान रखिएगा, जब देवगिरी पे आक्रमण हुआ है 1296 में, 1296 में जब आक्रमण हुआ है, तो उस समय वहां का शासक रामचंद्र देव यादव वंश का शासक है। उस समय यादव वंश का शासन चल रहा था उस पर। रामचंद्र देव, उनकी बेटी है, रामचंद्र देव की एक बेटी है झक्तपली देवी।
झत्यपली देवी, ये उनकी बेटी है रामचंद्र देव की, ठीक है। और झत्यपली देवी को ये ले आता है, या ऐसा कह लो कि शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, ठीक है। तो रामचंद्र देव की बेटी जो है झत्यपली देवी, यही है इसकी चौथी बीवी। 4 बीवी का नाम लिए ना, तो चौथी बीवी जो झत्यपली देवी है वो है यादव वंश की। जब देवगिरी पे आक्रमण हुआ है तो वहां का जो राजा है रामचंद्र देव, उसकी ये बेटी है, तो ले आता है वो। इस्लाम में कन्वर्ट होती है, शादी हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बिना इस्लाम में कन्वर्ट हुए शादी नहीं होगी इन लोग की। तो उसको कन्वर्ट करा दिया जाता है, फिर उसके बाद शादी हो जाती है। ऐसा ही एक काम होता है आगे चल करके बाद में। तो झत्यपली देवी क्या क्लियर हुआ सबको, जो यादव वंश का है। तो ये कहानी खत्म हुई 1296 की। रामचंद्र देव हार जाता है, एलिचपुर एक जगह पड़ता है, वहाँ एलिचपुर की जो वहाँ का मतलब रामचंद्र देव तैयार हो जाता है कि मैं आपको यहाँ का क्या करूंगा, हर हर साल आपको यहाँ का टैक्स भेजता रहूंगा पैसा। इस बात पे सहमत हो जाता है। तो इतना धन तो उसने लूटा ही है, और साथ में वो एलिचपुर जगह है वहां पर, देवगिरी के पास पड़ती है एलिचपुर, तो वहां के हर साल वो उसको टैक्स भी देगा। मतलब ये इस बात पे सहमत होता है। ये लौटता है और कड़ा मानिकपुर की तरफ बढ़ता है। जलालुद्दीन अभी जिंदा है, क्योंकि 1296 की बात हो रही है, 1296 में वो जिंदा है अभी जलालुद्दीन। तो जलालुद्दीन खिलजी सोचता है कि ये जो इतना धन लूट के ला रहा है, तो जिस तरह से इसने भिलसा को लूट करके धन दिया था, उस तरह से ये भी हमें ये धन देगा। बट ऐसा नहीं होता। अलाउद्दीन खिलजी धन, थोड़ा धन देता है, बस जरा सा धन देता है, और बाकी अपने पास रख देता है। अपने चाचा को बुलाता है जलालुद्दीन खिलजी। ऐसा है चाचा जी, अगर आपको धन चाहिए तो आओ जरा हमारे पास यहाँ, और मैं यहीं पर आपको सब बताऊंगा कितना धन मिला है। और ये यानी कि वो चाहता था कि जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से निकले और यहाँ पहुंचे। जलालुद्दीन खिलजी धन का मोह, भाई लालच, निकलते हैं, पहुंचते हैं अपने भतीजे के पास अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक से बड़ा एक धोखेबाज। अब तुम लोग सोचोगे सर हमेशा यही वर्ड करते हैं, तो इससे ज्यादा हमारे पास शब्द है नहीं इन लोग के लिए, ये शासक ही ऐसे हैं। तो अरे जो अपने चाचा को मार दे यार धोखे से, मतलब उसको बुला रहा है, गले मिला, गले मिल करके वो खंजर भोग दिया। मतलब चाचा को बुलाया, कहता है कि धन देंगे और ये सब करेंगे, और गले मिला और पीछे से निपटा दिया। चाचा जी निपट गए। अब क्या कहेंगे हम इसको, बताओ। बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते, चाचा को इन्हें निपटा दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो कहा जाता है कि धोखे से मार दिया गया जलालुद्दीन खिलजी को, और धोखे से मारा गया। अगर वो लालच न करता तो शायद चाचा जी जिंदा रहते उनके, ठीक है। अच्छा, तो अलाउद्दीन खिलजी की बात की रही। अब अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खुश हुआ, सुल्तान खत्म हो चुका है दिल्ली का, मैं अब मेरे के समझ को नहीं। अब ये निकलता है कड़ा मानिकपुर से। कड़ा मानिकपुर समझते हो? कड़ा मानिकपुर की जगह जानते हो? मानिकपुर, कड़ा मानिकपुर, ये बुंदेलखंड का एरिया पड़ता है। ये जो बांदा से जब चलोगे चित्रकूट, करवी, और ये जब इलाहाबाद की तरफ आओगे, मानिकपुर का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। और कड़ा भी वही प्रतापगढ़ के आसपास का, शायद हमें लगता है कि कुछ एरिया होगा। तो मानिकपुर के आसपास का वही सब एक क्षेत्र है। अवध का क्षेत्र बोला जाता था उस समय, ये अवध का क्षेत्र पड़ा करता था उस समय, अवध बोलते थे। तो अवध का क्षेत्र जो है वो पड़ा करता था, ठीक है। अच्छा, अरे यार टाइम हो रहा है तुम लोग का, लेट हो रहा है, बताओ। तो खत्म करें क्लास, कहानी कल शुरू करें? तो चलो आज वाला थोड़ा सा बता देते हैं, फिर करते हैं। तो जब ये कड़ा मानिकपुर से निकलता है, दिल्ली की तरफ बढ़ता है, इतना पैसा था, इतना पैसा था, पूरे रास्ते में जहां ये रुकता था, हर दिन सोने के सिक्के लुटाए जाते थे। और कितना मन था, मुझे लगता है शायद 2 मन 3 मन के आसपास हर दिन लुटाया जाता था, हर दिन। और फिर भी पैसा खत्म नहीं होता, उससे ज्यादा पैसा लेके वो गया था दिल्ली, इतना पैसा था उसके पास। और गुलेल टाइप की एक मशीन बनी हुई थी, उसको कुछ बोला जाता था। उस गुलेल टाइप की मशीन पे जब वो कहीं रुकता था बीच में रास्ते में दिल्ली पहुंचने से पहले, तो उस गुलेल टाइप की मशीन पे वो सिक्के रख करके और फेंका जाता था। और चारों तरफ एक जनता इकट्ठा होती थी और लूटती थी उस सिक्कों को। जैसे देवगिरी से धन को लूट के चला था, तब की बात चल रही है। और हर दिन ऐसा होता था, प्रत्येक दिन इतना धन। तो जब तक ये दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचते पहुंचते बहुत लोग इसकी सेना में शामिल हो गए। भाई लालच, पैसा, सबको पता चल गया एक शासक आया है जो पैसा लुटा रहा है, ठीक है। तो सब 10,000 की सेना से लेकर के 40-50 सब शामिल होते गए, और ये पूरा पैसा लुटाता चला गया। इसके पास गिनती थी नहीं, गिन ही नहीं पाया वो कितना है, खाली लुटा रहा था। फिर भी मेरे पास बहुत पैसा है। एक दिक्कत और आ गई थी, इतना ज्यादा था कि उस समय घोड़े हाथी ही थे,
तो घोड़े हाथी पे लदा हुआ था सब, वो बेचारे वैसे मरे जा रहे थे सब घोड़े हाथी। पता चला कि वो दिल्ली तक पहुंच भी पाएंगे कि नहीं, तो भी धन को इधर उधर करना जरूरी था ताकि हम पहुंच सके वहां तक। तो सब लुटाया गया और सब लोग शामिल हुए। दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पे जो बेटा है उसका, जलालुद्दीन खिलजी का, उसको बैठाया जा चुका था, उसकी माँ बैठा चुकी थी, अरकाली खां, ठीक है, और अल्प खां वगैरह जो है। तो खैर बाकी बेटे जो थे वो तो पंजाब के क्षेत्र में थे, जिधर मंगोल का आक्रमण चल रहा था वो उधर थे, लेकिन जो एक बेटा था वो यहाँ बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी वहां पहुंचता है। अब जब उसने चाचा को मार दिया तो तुम किस खेत की मूली हो भाई, इसमें तो कुछ है ही नहीं, और छोटा बच्चा वो, बहुत ज्यादा वयस्क भी नहीं था। तो धन का लालच दिया गया। बहुत सारे अमीर थे, जो अमीर, यहाँ पर अमीर का मतलब धनी नहीं है, अमीर एक पद है, ठीक है, उसको हम समझाएंगे फिर कभी कि अमीर एक पद होता था वहाँ। तो जो अमीर थे उसके दरबार में वो लोग थे, और वो लोग क्या करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाते हैं। बेटे को उतार दिया जाता है सत्ता से, बेटा पंजाब भाग जाता है। तो बेटा, उसकी माँ, सब लोग पंजाब चले जाते हैं। जो जलालुद्दीन खिलजी का है, जो सत्ता किसके हाथ में आ जाती है, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आ जाती है। अलाउद्दीन खिलजी फिर बहुत धन लुटाता है, ढेर सारा धन लुटाता है, और सबको अपनी तरफ कर लेता है। जो माना तो माना, नहीं तो उसको मार दिया जाता है। पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है। जो इसके खिलाफ था पूरा खत्म, सब कुछ, कोई नहीं बचा। और इवन पंजाब पे भी आक्रमण करता है, और जलालुद्दीन का जो परिवार था सबको मार दिया जाता है, उसके बेटों को मार दिया जाता है, उसकी वाइफ को मार दिया जाता है, सब लोग खत्म हो जाते हैं। इवन जो जलालुद्दीन की बेटी है मलिकाए जहां, उसको अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया, अपनी बीवी को। क्यों? क्योंकि पसंद नहीं थी, बन नहीं रही थी। मलिकाए जहां को निपटा दिया गया, ठीक है। मलिकाए जहां को मारा, कोई नहीं बचा, सबको निपटाया है इसने, सबको, पूरा रिश्तेदार, अपना परिवार, सब, मैं अकेला और मैं शासन करूंगा। ये इस तरह से चल रहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी की है, ध्यान रखिएगा, इसके पूरे हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इसकी देवगिरी की विजय है। देवगिरी की विजय अगर ये नहीं करता तो ये इतना बड़ा शासक नहीं बन पाता। देवगिरी की विजय ने इसको इतना अमीर बना दिया, इतना इसको धनवान बना दिया, इस धन ने इसको ताकतवर बना दिया। इस धन के दम पर सबको इसने अपनी तरफ मिलाया है, एक बड़ी सेना तैयार की है, और फिर इसने आक्रमण किए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका देवगिरी का विजय है, जो इसने महाराष्ट्र में किया था 1296 में। ध्यान रखिएगा, अकूत संपत्ति इसने इकट्ठा करी है वहां से, और फिर इसने अपना राज्य स्थापित कर लिया है। तो देवगिरी की विजय ये है आपकी। बात समझ में आई? ठीक है। और देवगिरी की विजय एक इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद एक विजय इंपॉर्टेंट है, गुजरात विजय। गुजरात वाले को भी हम खत्म कर देते, फिर कल हम फिर बाकी चीजें करेंगे। तो कल फिर हम मंगोल वगैरह भी समझा देंगे, और ये भी। फिर एक विजय ये करता है गुजरात में। गुजरात में है राजपूत राजाओं का शासन, और गुजरात पे आक्रमण करता है ये करीब 1299 में। 1296 में आक्रमण हुआ है आपका देवगिरी पर, और 1299 में आक्रमण होगा गुजरात पर। गुजरात पर ही आक्रमण करता। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखो, पहले क्या युद्ध हुआ करते थे जिसमें कोई किसी का दुश्मन हो, कोई किसी का हो। इन जनता को, गुजरात और महाराष्ट्र को, पता ही नहीं चलता था कि हम पे आक्रमण क्यों हुआ है। क्यों? कोई दुश्मनी नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, जो देवगिरी है, किसी को कोई दुश्मनी नहीं है। ये केवल धन के लूटने के लिए इसने आक्रमण किया। जब वहां सेना पहुंची तो उनको मालूम ही नहीं कि हमें, हम पे आक्रमण क्यों हुआ। न राजा से कोई दुश्मनी, न कुछ, किसी से लड़ाई, कुछ नहीं, तो केवल धन लूटने का। यही एक ऐसा शासक है जिसमें इन लोग का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन ये लूटेगा, केवल आक्रमण करेगा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ही है। तो ये गुजरात में जब पहुंचता है, गुजरात पे उस समय शासन चल रहा है बाघेला वंश का, जो राजपूत राजा है, और उनका नाम है राजा कर्णदेव। राजा कर्णदेव। तो राजा कर्णदेव है, सरेंडर कर देते हैं। राजा कर्णदेव को विश्वास ही नहीं होता कि कोई हम पे आक्रमण कर दिया है, क्योंकि इन लोग को थोड़ा अंदाजा नहीं था कि क्योंकि लड़ाई चल नहीं रही है भाई, कोई क्यों आक्रमण करेगा। बट अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, और गुजरात पे आक्रमण होता है। राजा कर्णदेव सरेंडर कर देते हैं। बहुत सारा पैसा दिया जाता है, सोमनाथ मंदिर दोबारा लूटा जाता है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, चलो, सोमनाथ मंदिर को जब सबसे पहले महमूद गजनवी ने लूटा था और तोड़ा था, तो उसका पुनर्निर्माण किस शासक ने कराया था? एनीवन? जब पहली बार लूटा था तो उसका पुनर्निर्माण किस शासक ने कराया था? भीमदेवन। भीमदेव शासक थे, उन्होंने कराया था। ठीक है। सोमनाथ को दोबारा लूटा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। गुजरात पे आक्रमण होता है, और फिर मंदिर को तहस नहस कर दिया जाता है। बहुत सारा पैसा लेकर के वापस लौटता है वो। कर्णदेव सरेंडर होते हैं, सब कुछ पैसा वैसा सब दे देते हैं,
और कर्णदेव की एक पत्नी थी कमला देवी, कर्णदेव की पत्नी थी कमला देवी, कमला देवी को भी वो अपने साथ ले जाता है। तो कमला देवी को भी साथ ले जाता है, ये वाइफ थी कर्णदेव की, राजा कर्णदेव की। ठीक, ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खुद नहीं आया था, अलाउद्दीन के दो सेनापति आए थे, उलूग खां और नुसरत खां। चार सेनापति है ना खान जो है, तो उसमें से दो खान आए थे गुजरात विजय में, एक उलूग खां आया था और एक नुसरत खां आया था। तो ये दोनों आए थे एक्चुअल में, अलाउद्दीन खुद नहीं आया था। तो यहाँ से कमला देवी को ले जाया जाता है और कमला देवी वहां जाती है और उससे शादी हो जाती है, किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, ये है उसकी दूसरी बीवी। पहली बीवी आपकी हो गई है मलिकाए जहां, दूसरी बीवी हो गई है कमला देवी, एक और बीच में आती है मरूफ, और चौथी आपको हमने झटपली देवी बताई दिया जो यादव वंश की है। ठीक है, तो उसको भी ले गए थे वो। तो बहुत अच्छी पोजीशन नहीं देते थे ले जाके, इसकी कहानी हम कल सुनाएंगे। आप अगर ये सोच रहे हो ना कि बीवी का दर्जा दिया तो बहुत अच्छी पोजीशन, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज हो गई, कमला देवी गई, कमला देवी वहां पहुंची। जब कमला देवी वहां पहुंची तो कमला देवी की एक बेटी थी जिसका नाम है देवल देवी। तो कमला देवी बिछुड़ जाते भाई, कमला देवी के एक बच्चा भी था, छोटा बच्चा भी था, बच्चे को यहाँ छोड़ दिया जाता है कर्णदेव के पास, राजा कर्णदेव के पास, और कमला देवी को ले जाया जाता है। कर्णदेव का जो कमला देवी के बच्चा वो यही है। और कहा जाता है, शायद मुझे लगता है कि कमला देवी की बेटी ही थी जो देवल देवी थी। हाँ, तो देवल देवी को अब वो बुलाती है कमला देवी कि भाई वो अलग है, उसको भी बुला लो। कहा ऐसा जाता है, बट एक्चुअल में क्या था कि कमला देवल देवी को भी ले जाया जाता है। तो देवल देवी को भी ले गया जाएगा जो उसकी बेटी थी। ये लोग सब लोग पहुंच चुके हैं वहां पर। तो ये है गुजरात विजय। तो आपको ध्यान रखना है कि गुजरात विजय के समय राजा कौन है? बस कर्णदेव राजा है, आपको ये याद रखना है। बाघेला वंश का क्षत्रिय राजा है, राजपूत राजा है कर्णदेव। ठीक है, और जो देवगिरी पे आक्रमण हुआ है उस समय कौन राजा है? तो यादव वंश का राजा है वहां पर। कौन? नाम बताओ कौन है वहां पे? यादव वंश का राजा है देवगिरी पे जब आक्रमण हुआ है। रामचंद्र देव। कौन है? रामचंद्र देव। तो जो वहां पर यादव वंश का शासन चल रहा है, रामचंद्र देव है वहां पर। और जो गुजरात में चल रहा है वो बाघेला वंश का शासन चल रहा है जो क्षत्रिय राजपूत है। और ये आपके हैं कर्णदेव। दो शासक के नाम और दो जगह के नाम इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी हमने कहानी सुनाई जो समझाने के लिए। आपके दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन शासक का नाम याद रखना ये। अच्छा, जो आक्रमण किया था नुसरत खान और उलूग खां, इन दो लोगों ने किया था गुजरात पर। यहीं पर मिलेगा उसको मलिक काफूर। गुजरात विजय पर ही उसको मलिक काफूर मिलेगा जो गुलाम है। ठीक है, इसको हिजड़ा भी कहा जाता है। तो मलिक काफूर है वो। ठीक है, वो। तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, गुजरात और देवगिरी। कल बाकी हम सैन्य अभियान इसके बताएंगे। बहुत सैन्य अभियान इसने किए हैं, ढेर सारे किए हैं। मेवाड़ चित्तौड़ जीता है, रणथंभौर जीता है, मालवा जीता है, झालौर जीता है, मारवाड़ जीता है, होयसल जीता है। फिर उसने काकती तेलंगाना पे आक्रमण किया है, रामेश्वरम तक गया है। भाई साहब अंदाजा नहीं लगा सकते इसने कितने आक्रमण किए। पूरा एकदम साउथ तक पहुंच गया है ऐसा तक जो अलाउद्दीन खिलजी है। तो जो नोट्स हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेना सब लोग। बाकी जो चीजें हैं इसको हम डिटेल में, क्योंकि सैन्य अभियान हमें डिटेल में ही समझाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि जो आक्रमण हुए हैं सैन्य अभियान वो कैसे कैसे हैं। तो छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, कल हम एक क्लास और लेंगे अलाउद्दीन खिलजी का, कल खत्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।